नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है इस यूट्यूब वीडियो में। इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग प्रश्नों की एक श्रृंखला जो अलग-अलग सेक्शन, अलग-अलग सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, आपको हल करने के लिए 30 सेकंड मिलेगा और आप प्रश्न को पढ़ने के बाद 30 सेकंड लीजिए और आराम से इस प्रश्न को हल कीजिए। इस तरह के प्रश्न की सीरीज जारी रहेगी। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो और भी चाहिए, आपको यह लगता है कि ये मेरा इनिशिएटिव जो है बेहतर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्टडी ईक्यू, ये मेरा चैनल नाम है स्टडी ईक्यू, मतलब इमोशनल जो इंटेलिजेंट होता है लोग, और इमोशनल क्वोशेंट जो होते हैं आपके ज़्यादा होने चाहिए फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। और ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी मीडियम में होगा। मैं कभी कभी इंग्लिश मीडियम में बात करूँगा, लेकिन उतना ज़रूर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले प्रश्न को अच्छा से पढ़िए और उसके पश्चात आप प्रश्न पर समय ले सकते हैं। पहला प्रश्न चक्रवात से संबंधित है और प्रति चक्रवात का जो कंसेप्ट है उससे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा टूल्स ले लेता हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से बता पाऊँ। देखिए, चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों का कंसेप्ट यू नो अबाउट दैट। पहला प्रश्न ये है कि चक्रवातों के संबंध में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जी हाँ, सही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन ये रहा, चक्रवात निम्न दबाव। चक्रवात जो होता है वो निम्न दबाव का, जबकि प्रति चक्रवात उच्च दबाव का क्षेत्र होता है या वहाँ पर उत्पन्न होता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों से बादल, वर्षा, थंडरस्टॉर्म जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। इज इट राइट? दोनों में से कौन सा कथन सही है? आपका यही ऑप्शन है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप। ये रहा आपके ऑप्शंस इस प्रकार। तो मेरे ख्याल से आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। देखिए, चक्रवात निम्न दबाव का क्षेत्र सही है, प्रति चक्रवात उच्च दबाव का क्षेत्र है, वो बिल्कुल सही है। जहाँ पर निम्न दबाव होगा वहाँ चक्रवात आएंगे, और जहाँ पर प्रति चक्रवात आएगा वहाँ पर उसके लिए कंडीशन जो है वो दबाव उच्च दबाव वाला क्षेत्र होना चाहिए। चक्रवात जो होता है जनरली जब आता है तो वहाँ पर ठंडा स्टॉर्म आता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है। तो ये जो संवहनी वर्षा होती है वो स्पेशली, और चक्रवाती जो वर्षा होती है, इस प्रकार की कंडीशन ने, ये प्रकार का जो कंडीशन बनता है वो चक्रवात के दरमियान। लेकिन प्रति चक्रवात के दरमियान ऐसा नहीं होता। प्रति चक्रवात के दरमियान जो होता है, हवाएं नीचे उतरती है, अवतलित होती है, और जब हवाएं अवतलित होगी तो स्वाभाविक है बारिश हो नहीं सकती है, शुष्कता क्रिएट होगा, आकाश साफ सुथरा रहेगा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट काट दीजिए। तो केवल और केवल ए सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ जानकारी। चक्रवात जिसे आमतौर पर निम्न दबाव के रूप में जाना जाता है, प्रति चक्रवात जिसे आमतौर पर उच्च दबाव के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चक्रवात आमतौर पर खराब मौसम को इंगित करता है, जैसे कि बारिश होगी, बादल फटेंगे, यहाँ तक कि ओलावृष्टि भी हो सकती है। ठीक है, चूंकि उसके चक्रवात को और कंडीशन बता देंगे हम आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में जब अध्ययन कीजिएगा तब। प्रति चक्रवात इसके जस्ट अपोजिट बोलिए, अच्छे मौसम को इंगित करेगा, आकाश साफ सुथरा होगा, और प्रति चक्रवात की जो स्थिति होगी वो पूरी तरह से अपोजिट होगी चक्रवात की। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन से ही संबंधित है, लेकिन फ्रंटल साइक्लोन, यानी ये फ्रंट जो बनता है जिसको हम लोग वाताग्र बोलते हैं, वाताग्र साइक्लोन सबसे अधिक होने की संभावना कहाँ पर हो सकती है? आपके ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, या फिर मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। तो इसका जवाब आपको एक ही ऑप्शन है इसमें, कोई सही है। तो फ्रंटल साइक्लोन आपको समझना होगा। देखिए, फ्रंटल साइक्लोन कैसे बनता है पहले ये समझिए। फ्रंटल साइक्लोन बनने के लिए दो विपरीत हवाएं, सपोज ये एक विपरीत हवा है और मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ, सपोज एक विपरीत हवा ये है। जब एक विपरीत हवा दूसरी विपरीत हवाओं जिसके गुण में जो काफ़ी अंतर होता हो, लेकिन जब आपस में मिलते हों, ठंडी वायु जब गर्म वायु से मिलता है तो इससे एक फ्रंट का निर्माण होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं फ्रंटल साइक्लोन। ओके, आई थिंक गॉट इट। तो ये कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर ये जो इसका सबसे बेहतर जवाब होगा वो होगा मध्य अक्षांश में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का जब निर्माण होता है वो जनरली 45 डिग्री से, ठीक है, ऊपर, जो 45 डिग्री पृथ्वी का जो अक्षांश है, ये 0 डिग्री है, तो 45 डिग्री ये जो मध्य अक्षांशीय रेखा है
ये जो मध्य अक्षांश रेखा है वहाँ पर इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, तो इसके बारे में समझ लीजिए। फ्रंटल साइक्लोन निम्न वायुमंडल दाब के केंद्रों के साथ 2000 किलोमीटर व्यास तक के बड़े हो सकते हैं और ये तूफानी चक्रवात होते हैं। मध्य अक्षांश, ध्यान रहे, ये मध्य अक्षांश के जो चक्रवात हैं वो ध्रुवीय वाताग्रह पर उष्ण और ठंडी ध्रुवीय वायु के जो संक्रमण जोन होता है, जो आपस में जो मिलते हैं, जब ध्रुवीय वाताग्रह पर उष्ण कटिबंधीय और ठंडी ध्रुवीय वायु के संक्रमण से जो कुछ बनेगा वो वास्तव में फ्रंटल साइक्लोन के कंडीशन को बनाने के लिए जिम्मेवार होगा। ठीक, नेक्स्ट, लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली विरल वायु के परिणाम क्या होंगे? लद्दाख काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ है, वहाँ पर जो वायु वो काफ़ी विरल होती है, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, विरल वायु द्रव्यमान की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में फ्रॉस्ट बाइट नहीं होता। फ्रॉस्ट बाइट एक प्रकार का, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि घातक बीमारी है, और ये शरीर के जो खास करके जो पैर होते हैं या जो अंगुलियां होती है उनमें काले काले धब्बे हो जाते हैं, एक तरह से लगता है कि वहाँ घाव घोष हो गया है, इसको आपको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो क्या विरल वायु के कारण ही, विरल वायु अगर होगी तो इसके कारण फर्स्ट बाइट वहाँ पर नहीं होगा ऊंचाई के कारण। और दूसरा है कि इस क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले स्थानों की तुलना में सूर्य की गर्मी बहुत कम महसूस होती है। सोचिए सोचिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख हो या कोई भी ऊंचा पर जो समुद्र तल से लगभग 3000-4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा हो, वैसे क्षेत्रों पर विचार कीजिए और वहाँ पर सोचिए कि चूंकि वायु जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई पर जाइएगा तो वायु का जो डेंसिटी होता है, जो सघनता होती है, वो घटती जाती है। जब वायु की सघनता घटेगी तो स्वाभाविक है वहाँ पर कुछ प्रभाव पड़ेंगे, और सूर्य की गर्मी का प्रभाव होगा या नहीं होगा ऊंचाई पर, ये जानना है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसमें गलत है। ठीक है, तो देखिए इसका सही एक्सप्लेनेशन मैं बताने जा रहा हूँ। अधिक ऊंचाई यानी ऊंची अधिक होने के कारण जलवायु अत्यंत ठंडी और शुष्क होगी। जब ठंडी वायु होगी तो शुष्की होगी, और इस पर ऊंचाई पर हवा बहुत ही विरल होता है। सूर्य की गर्मी को तीव्रता से महसूस किया, ऊंचाई पर जितना जाइएगा सूर्य की गर्मी उतना ज़्यादा महसूस होगा। इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं और तेज धूप दोनों का अनुभव होता है, मतलब एक तरह से मिक्सचर क्षेत्र है जहाँ पर आपको ठंडी हवाओं का भी फीलिंग होगा और तेज धूप का भी अनुभव होगा। ठीक है, अगर आप धूप में बैठेंगे ना तो आपके पैर में छाया पड़ेगा, आपके पैर में छाया रहते हैं, तो एक ही समय आपको सन स्ट्रोक भी हो जाएगा और फ्रॉस्ट बाइट दोनों से पीड़ित होना पड़ सकता है। तो सन स्ट्रोक तो सीधा सीधा सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा अचानक मिलेगी, और फ्रॉस्ट बाइट के कारण आपका पैर या उंगली या विशेष प्रकार के जो अंग है वो काले काले धब्बे हो जाएंगे, जल जा जल जल मतलब एक तरह से बहुत ही विकिरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंडर स्टॉर्म का निर्माण होता है कब? थंडर स्टॉर्म कब बनते हैं? निम्न दबाव वाले चक्रवात के कारण बनता है। आर्द्र उष्ण दिनों में तीव्र संवहनी संचलन होता है। उष्ण और शीत वाताग्रहों के मिलन स्थान पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, थंडर स्टॉर्म अभी अभी थोड़ा देर पहले आपने समझा कि थंडर स्टॉर्म वहाँ बनेगा जहाँ पर आर्द्र उष्ण दिनों में तीव्र संवहनी संचलन हो, मतलब एक तरह से चक्रवाती दशाओं का निर्माण हो जाए, बहुत हाई टेम्परेचर हो और आकाश में काफ़ी बादल या फिर उष्णता के साथ साथ आर्द्रता बरकरार हो और तेजी से संवहनीय प्रक्रिया हो रही हो, तो इससे थंडर स्टॉर्म का निर्माण होता है। थंडर स्टॉर्म मतलब एक तरह से बादल का चड़कना, गरजना, यही सब है। ठीक है, तो उष्ण दिनों में तीव्र संवहनी संचलन के कारण थंडर स्टॉर्म पैदा होता है। थंडर स्टॉर्म के साथ कपासी मेघ वर्षा होता है, तड़ित गरजती है, और जब बादल ऊंचाई तक फैलते हैं और विस्तृत होता है, शून्य तापमान पर रहता है, तो ओले तो बनेंगे ही, और ओलावृष्टि इसके साथ ये नीचे गिरते हैं। यदि नमी अपर्याप्त है तो थंडर स्टॉर्म के साथ धूल भरी आंधी भी आ सकती है। अगर नमी नहीं है तो धूल भरी आंधी आएगी। थंडर स्टॉर्म के साथ गर्म हवा तेजी से ऊपर उठेगी, जिसके कारण बादल बनेंगे और बड़े होंगे और ऊंचाई पर जाएंगे और भी तेजी से वर्षा होगा, क्योंकि संतृप्तता की प्राप्ति के बाद और भी संतृप्त हो जाएंगे वो। इसको मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए, दिस इज आवर पृथ्वी, ये ठीक है, ये जो बेल्ट है जिसको हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं, सूरज की प्रकाश की मात्रा यहाँ पर सीधी पड़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सूरज जब, तो यहाँ की जो
व्यापारिक पौने हैं, इधर से जो व्यापारिक पौने हैं यहाँ पर ऊपर उठता है ऐसे आके, और फिर ये फाइनली मिलता है और फिर बारिश होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे गया, ये भी ऐसे गया, ये इधर से मिला, ये इधर से मिला, और फिर ये फाइनली बारिश के रूप में धड़ाके के गिरेगा। और ये जनरली 0 से 5 डिग्री आसपास जो अक्षांश होता है, जिसको विषुवतीय रेखा अक्षांश बोलते हैं, यहाँ पर काफ़ी होता है। हर दोपहर से लेकर 4 बजे तक के आसपास का मौसम पूरा आर्द्रता भरा होता है। वहाँ पर भारी बारिश होती है, संवहनी वर्षा होती है, क्योंकि ये जो बेल्ट होता है वो पूरी तरह से शुष्क वाला क्षेत्र होता है, नमी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और इस कारण यहाँ पर जीवन बहुत ही कठिनाई वाला होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अफ्रीका का जो जंगल है सब, और ये जो इस बेल्ट में जितने भी प्रदेश बसे हुए हैं, इंडोनेशिया हो या जावा हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम के बारे में सोचना है आपको। देखिए, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम क्या है, कौन सा कथन इसमें सही है। एक शक्तिशाली ऊपरी स्तरीय हवाओं की एक पेटी है जो ध्रुवीय वातावरण के ऊपर स्थित होती है। क्या ये स्टेटमेंट पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम के लिए सही है कि पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम जो है एक शक्तिशाली ऊपरी स्तरीय हवाओं की एक मोटी पेटी है जो ध्रुवीय वातावरण से ऊपर स्थित होती है। दूसरा है कि ये क्षोभ सीमा पर ये हवाएं सबसे तेजी से चलती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है पोलर फ्रंट के बारे में। ठीक है, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम के बारे में दिया गया कथन पर विचार करते हुए आपको पाया गया है इसमें से आपको दोनों कथन सही है। एक तो ये ऊपरी स्तरीय हवाएं की एक पेटी है जो ध्रुवीय वातावरण पर बहुत के ठीक ऊपर होता है, और ये बहुत तेजी से चलता है, तीव्र गति से बहता है। देखिए, पोलर फ्रंट के बारे में, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, इसको हम लोग मध्य अक्षांशीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, मध्य अक्षांश जेट स्ट्रीम। शक्तिशाली होता है, ऊपरी सतही या स्तरीय हवाओं की एक पेटी होती है जो कि ध्रुवीय वातावरण के ऊपर स्थित होती है। क्षोभ सीमा में ये हवाएं जो होती है, जब जो आप वायुमंडल के बारे में जानते हैं कि हमारा वायुमंडल जो है वो अलग अलग परतों से मिलकर बना है। तो आपको क्षोभ मंडल, संताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल की जो सीमा होती है, ये जो सीमा क्षोभ मंडल की जो सीमा है, इस पर बहुत मतलब ये हवाएं बहुत मजबूती से उग्र गति से चलती है, और मध्य अक्षांशों में आमतौर पर ये पश्चिम दिशा से बहती है, ऐसे बहती है, पश्चिम दिशा से, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसलिए इसको पछुआ पवन भी कहते हैं कभी कभी। मतलब पछुआ पवन का इस पर प्रभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आर्ट एंड कल्चर से है। चलिए, आफ्टर टेकिंग ब्रेक उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्शल आर्ट और संबंधित राज्य के जो पेयर हैं उनमें से विचार करना है और बताना है कि कौन सा पेयर सही है। पहला, गतका, मतलब गतका एक मार्शल आर्ट है, और किस राज्य से, क्या ये मणिपुर से है। थांग ता पंजाब से है। सिलंबम, सिलंबम तमिलनाडु, और मर्दानी खेल महाराष्ट्र। विच आर द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन आर हियर। फिर से ऑप्शन से पहले आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है और बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन जो है वो शायद आप जानते हैं कि गतका जो है वो मणिपुर से नहीं है बल्कि ये पंजाब से है, और थांगला जो है जस्ट रिवर्स कर दिया गया है, मतलब एक दूसरे से उसको उल्टा दिया गया है। गतका इज पंजाब और थांगला जो है मणिपुर। तो सिलंबम तो तमिलनाडु से है शायद, सही है, और मर्दानी खेल महाराष्ट्र से है। तो ऑप्शन 3 और 4 इज द राइट आंसर। इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना है। ठीक है, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र में मर्दानी खेल होता है, देख लीजिए, ये महाराष्ट्र में एक मर्दानी खेल है जो हथियार आधारित है। केरल के कलारी पट्टू से मिलता जुलता जो है, उसी तरह केरल से जो मिलता जुलता था वो है एक तरह से सिलंबम, तमिलनाडु में है। ठीक है, और आगे आते हैं, कलारी पट्टू की तरह ही है ये, मतलब केरल के कलारी पट्टू से जुड़ा मिलता जुलता है सिलंबम, जो कि तमिलनाडु का एक मार्शल आर्ट है, सिलंबम, सिलंबम। और ये देखिए किस तरह से है। गतका क्या है, एक लकड़ी की दंटियों
से लड़ने वाली एक शैली है, जिस पर चित्र में दिखाया गया गत्का को किस प्रकार से। तो गत्का जो है अब बताया गया था, गत्का ये कहाँ पर खेला जाता है, ठीक है, पंजाब में होता है ये, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए बेहतरीन गत्का का। और थांगता जो है मणिपुर का कलारी रूप है, थांगता मणिपुर का कलारी रूप है, ये गत्का हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम। ये मणिपुर का थांगता है, देखिए महिलाएं किस प्रकार तलवारबाजी कर रही है, दैट इज कॉल्ड थांगता। ओके, चलिए स्क्रीन पर आपके प्रश्न, अगले प्रश्न की जानकारी। उत्तर मेरू, उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर के अभिलेख से मुख्यतः कहाँ के प्रशासन की जानकारी मिलती है? क्या उत्तर मेरू, उत्तर मेरूर प्रशासन चालुक्य, चोल, सातवाहन या राष्ट्रकूट? उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर इसका सही जवाब है चोल। चोल साम्राज्य, जो कि आपको पता होगा विकेंद्रीकरण या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। प्रशासन में किस तरह से, प्रशासन में जो विकेंद्रीकरण की बात हम लोग अगर सीख सकते हैं तो चोल प्रशासन में बहुत बेहतरीन प्रशासन में एक तरह से प्रशासन का विकेंद्रीकरण, ग्राम, उसके बाद जिला, उसके बाद फिर उसको जो प्रांत में बांटा गया। तो चलिए जानते हैं इसके थोड़े बारे में। देखिए चोल अपने स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही विख्यात है चोल प्रशासन। जस्ट बिकॉज ऑफ स्थानीय प्रशासन नहीं, बल्कि और भी बहुत से। चोल तो मूर्तिकालीन व्यवस्था आपको पता होगा, मूर्तिकालीन स्थापत्य कला चोल काल साम्राज्य में अपने अपने मतलब प्रकाष्ठा पे था। तो चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिला, कस्बों और गांवों के स्तर पर स्थानीय प्रशासन। तो आपको अगर 73वां संविधान संशोधन का इंट्रोडक्शन देना हो तो आप चोल प्रशासन के बारे में लिख सकते हैं कि चोल प्रशासन ने किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन पर बल दिया और विकेंद्रीकरण पर उसने क्या फोकस किया, क्यों किया। तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो इसके लिए आपको उत्तर मेरूर अभिलेख का अध्ययन करना होगा, और उत्तर मेरूर अभिलेख जो है वो चोल प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इससे हमें ग्राम स्वायत्तता, यानी ग्राम, देखिए ग्रामीण स्वायत्तता की बात हो रही है अभी ही, उसी समय चोल प्रशासन में ग्रामीण स्वायत्तता की बात हो रही थी। प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, उसमें ग्राम स्वायत्तता की क्या भूमिका हो सकती है, दैट कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ चोल कालीन व्यवस्था। नाडु, ये चोलों की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई होती थी नाडु। और नाडु जो है, पूछा जा सकता है नाडु ये जिला है या फिर ग्राम है या प्रांत है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक इकाई है, ठीक है। नाडु को फिर वलनाडु इस तरह से बांटा जाता था। तो नाडुआ जो है ये उत्तर मेरूर अभिलेख में आपको मिल सकता है, ये परिषदों की एक छोटी सी इकाई होती थी। नेक्स्ट है, इसमें आपको पशुपति के संबंध में जो आपको आपने जब अध्ययन किया होगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें जो ढेर सारे मोहरे और आपको जो सिलखड़ जो मोहरे मिली है, उस मोहरे में पशुपति का मोहर जो छाप मिला है, उस पशुपति मोहर के बारे में पूछा गया है कि उस पशुपति मोहर में कौन कौन से जानवर शामिल थे। हाथी, बाघ, बैल, गेंडा, मृग। तो आपको पता होना चाहिए कि हाथी तो था, जी हाँ हाथी था, बाघ भी था, गेंडा भी था, मृग भी था, लेकिन बैल नहीं था, ठीक है। बैल नहीं है, बैल तो हमारे अशोक स्तंभ में है। अशोक स्तंभ में क्या क्या है, तो सिंह है, 4 सिंह एक दूसरे को पीठ सटाए हुए करके बैठे हुए हैं, वहाँ बैल भी है, ठीक है। और इसके अलावा घोड़ा भी है। तो आप, लेकिन यहाँ पूछा गया पशुपति, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली है उस मोहरों में पशुपति को दिखाया गया है। उसमें हाथी था, बाघ था, गेंडा था, मृग था, लेकिन बैल का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए 3 को काट दीजिए। तो 3 का ऑप्शन तो आपको देखना है कि 3 तो सभी में है क्या, नहीं। इसका सही आंसर है 1 2 4 5, सी इज द राइट आंसर, पशुपति मोहर, ठीक है। तो इसमें एक हाथी है, देखिए एक पशुपति मोहर में हाथी है, बाघ है, गेंडा भी है, भैंसा भी है, लेकिन बैल नहीं है। इसके अलावा 2 मृग भी है। तो हाथी हो गया, एलिफेंट, टाइगर, गेंडा का हिप्पोपोटामस, यस हिप्पोपोटामस, भैंसा का तो बुफalo, और मृग का होता है, क्या होता है मृग का, डियर। तो ये जो है, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन है,
तो निम्न अगला प्रश्न है कि ये जो मंदिर स्थापत्य कला है उसमें आपको मंदिर स्थापत्य कला का ध्यान देते हुए बताना है कि ये जो मंदिर स्थापत्य कला है उसको कालक्रम में सजाना है, और ध्यान रहे नवीनतम से, जो पहले नहीं जो बाद में बना। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कब बना? कैलाशनाथ मंदिर, विद्येश्वर मंदिर और लद्दाखन मंदिर। तो आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर 12वीं सदी में बना है, कैलाश का लगभग 10 शताब्दी में लगभग, विद्येश्वर मंदिर 8वीं शताब्दी में, और लद्दाखन जो है 5वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब है 1 2 3 4। देखते हैं 1 2 3 4 वेयर इज द 1 3 2 4 1 3 1 3 2 4 1 2। तो इसका ऑप्शन तो शायद मिल नहीं रहा है। ए इज द राइट आंसर, 1 3 हो द राइट आंसर होगा। पहले बना है कोणार्क। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है, ये कोणार्क मंदिर है, वो 1250 में बना है, और इसको बनाया था गंग शासक नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन नाम का गंग वंश का शासक था उड़ीसा में। उन्होंने 1250 ईस्वी में ये कोणार्क का मंदिर का निर्माण करवाया था। विद्येश्वर मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में 1000 ईस्वी में हुआ था, 1000 ईस्वी में, ठीक है। भुवनेश्वर में बनाया था। विद्येश्वर मंदिर 1000 ईस्वी में बनाया गया है। ये जो कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, आपको पता होना चाहिए, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एक रॉक कट मंदिर है और एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, और मंदिरों का एक समूह है। महाबलीपुरम भी इसमें से एक हिस्सा है, और यहाँ पर रथ का मूर्ति है, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है, एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण है, वो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण देवराय के शासनकाल में बना था, ठीक है। तो कृष्ण देवराय तो राष्ट्रकूट वंश के शासक है नहीं, तो वो तो तुलु वंश के हैं। यहाँ कृष्ण के शासक राजा कृष्ण नाम का राष्ट्रकूट वंश का कोई शासक होगा, उसके शासनकाल में बनाया गया था 8वीं शताब्दी में। तो महाबलीपुरम 8वीं शताब्दी में बनाया गया है। और फाइनली जो है वो एहोल का लद्दाखन मंदिर, ये 5वीं शताब्दी में बना है। तो सबसे पुराना हो गया 5वीं शताब्दी में एहोल का, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए ऑप्शंस। तो कोणार्क बना है आपको 12वीं, विद्येश्वर बना है 10वीं शताब्दी में, के 5, ये बना है 5। तो एक बार यहीं पर सामने लिख लीजिए, लद्दाख 5 में, विद्येश्वर मंदिर 8वीं में, कैलाश मंदिर बना है विद्येश्वर 1000 ईस्वी में बना है, ये कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी में बना है, कोणार्क मंदिर 12वीं में बना है। तो देख सकते हैं कि पहले 12 फिर 1000, ठीक है। तो 1 3 2 और 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय बौद्ध मठों में आयोजित होने वाला ये जो पौराणा समारोह होता है, ये भारतीय बौद्ध मठों में होता है। तो पौराणा तो एक तो सबसे पहले बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है समारोह है। इसमें पूछा गया है कि पौराणा क्या है, क्या ये बौद्ध संघ में शामिल जो अनुयायी हैं उनकी दीक्षा का समारोह है। दूसरा है कि इसमें भिक्षु जो है वो बरसात के मौसम में जो मठों में रहते थे, बरसात के समय तो कहीं भिक्षा उच्छा मांगते नहीं थे वो लोग, तो मठों में जब रहते थे तो वो अपराध को स्वीकारते थे जो उन्होंने किया है। क्या ये सही है पौराणा के बारे में? तो विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? बौद्ध संघ में शामिल हुए अनुयायियों की दीक्षा का समारोह ये नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब बी है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। थेरवाद, आपको पता होगा बौद्ध धर्म में कई वाद हुए हैं, उसमें एक थेरवाद है, तो जिसमें कि बौद्ध धर्म का पालन किया था, थेरवाद बौद्ध धर्म में ये पालन किया था परवाना। और इसमें भिक्षु समुदायों के सामने अपराध जो आपने किया है उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए आप इसको स्वीकारते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम जियोग्राफी। हल्का क्वेश्चन है कि गंगा नदी का जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन के बारे में प्रश्न है, उस पर विचार करना। क्या गंगा नदी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जंतु है? तो आपके ख्याल से ये सही होगा मेरे ख्याल से। दूसरा है कि इनकी अल्प विकसित आंखें होती है जो इनको शिकार करने में मदद करती है।
अब सोचिए कि कोई, और तीसरा है गंगा नदी जहाँ जहाँ बहती है यह उन्हीं राज्यों में पाई जाती है क्या? जहाँ से गंगा बहती है केवल उन्हीं राज्यों में मिलती है, क्या यही सही है? तीसरा स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही छाड़ दीजिए। तीसरा खत्म। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन की आंखें अगर अल्प विकसित है तो इनको शिकार करने में मदद थोड़ा करेगी, बल्कि उसको तकलीफ देगी। इसलिए डॉल्फिन जो है वो अपनी जो आंखें नहीं, बल्कि वो अपने द्वारा एक विशेष प्रकार का, जिसको हम लोग सोनार विधि कह सकते हैं या फिर डी लोकलाइजेशन विधि कह सकते हैं, उसके मदद से ये शिकार करती है। चलिए, गंगा। और दूसरी बात है कि ये केवल उन्हीं राज्यों में नहीं पाई जाती है जहाँ गंगा बहती है, बल्कि ऐसे भी राज्य हैं। देखिए चंबल, राजस्थान में तो गंगा बहता नहीं है, तो चंबल नदी में भी तो कहीं ना कहीं, चंबल चूँकि राजस्थान में बसा है। इसके अलावा असम का जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर भी तो डॉल्फिन मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका स्टेटस, IUCN स्टेटस, यू नो अबाउट दैट। IUCN के द्वारा जो स्टेटस जारी किया गया है वो उसको इंडेंजर्ड या लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये अभी लुप्त प्राय है, इंडेंजर्ड है। देखिए टाइगर इंडेंजर्ड है, मतलब अधिकांश जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं या राष्ट्रीय पशु पक्षी या जीव जंतु या राष्ट्रीय धरोहर जो है उसको अधिकांश इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, जिसको बारे में मैं बताया, ये अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करती है अपने शिकार के लिए, ना कि आँखों का। आँखें तो अल्प होती है। और राष्ट्रीय जल, ये तो सही था। और इसको सूसू के नाम से भी जाना जाता है। सूसू, ये साउंड प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको सूसू भी नाम दिया गया है। ओके, और ये भारत के 7 राज्यों में मिलती है। असम, क्या असम गंगा से बहता है? उत्तर प्रदेश से तो बहता है, मध्य प्रदेश से कहाँ गंगा बहता है? राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ से गंगा, तो गंगा पश्चिम बंगाल से, झारखंड से बहती है, बिहार से बहती है, यूपी से बहती है। लेकिन मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, असम है, ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर डॉल्फिन मिलती है। ओके, तो ये केवल कहना कि जहाँ से गंगा बहती है केवल उसी में डॉल्फिन मिलती है, दैट्स नॉट राइट। गंगा नदी की डॉल्फिन की संख्या लगातार गिरावट आ रही है, जो चिंता का विषय है। तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो अवैध बालू खनन, बिल्कुल नदी का मार्ग बदल गया है, वो भी है। नदी का जल का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी है, एक कारण है। और दूसरा है अंतर्देशीय जल मार्ग, दैट्स ऑल्सो राइट। तो सिंपल प्रश्न है, इस सब के प्रश्नों को आपको डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आर्द्र भूमि के संबंध में। आर्द्र भूमि के संबंध में आपको विचार करना, बताना है कि वर्तमान में ये जो आर्द्र भूमि के जो कंसेप्ट है, क्या आर्द्र भूमि का जो संरक्षण होता है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत रेगुलेट किया जाता है। उसको आर्द्र भूमि का संरक्षण करने के लिए, उसके बचाव के लिए, उसके देखरेख के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए क्या 1986 के जो रेगुलेशन है आर्द्र भूमि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का इस्तेमाल किया जाता है? दूसरा है कि रामसर कन्वेंशन में अभी वर्तमान समय में भारत में जो आर्द्र भूमि है, रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमियों की संख्या 50 से कम है, क्या ये सही है? तीसरा ऑप्शन है कि रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? कि आर्द्र भूमि का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाए, उसको बनाए रखा जाए, उसकी जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास किया जाए, यही सब है। ये तो सिंपल से कॉमन सेंस है कि आर्द्र भूमि का संरक्षण हुआ, तो तीसरा तो बिल्कुल सही है। रही बात रामसर कन्वेंशन में, अभी वर्तमान में 46 डेजिग्नेटेड है, ठीक है। 46 आर्द्र भूमि को अभी मतलब रामसर कन्वेंशन में लिस्टेड कर लिया गया है, ठीक है। अभी हाल में 4 को इंक्लूड किया गया है, उसमें हरियाणा का 2 है, इसके अलावा 2 और पंजाब में भी शायद 2 है, बताना है आपको कहाँ कहाँ का है, ठीक है। और पहले तो 42 था, अब 4 नया जोड़ा गया है। और ये आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नहीं, बल्कि 2017 में इसका एक कानून है, उसके तहत इसको प्रोटेक्शन मिलता है, अधिनियम इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में, तो ये ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे स्थलों की संख्या भी वर्तमान में 46 है। 46 इज द नंबर ऑफ रामसर साइट्स दैट इज आर्द्र भूमि, ठीक है। ऐसे भी रामसर का नाम भी आए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो रामसर कन्वेंशन वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। रामसर जो है एक ईरान में एक जगह है, और 1971 में यहाँ पर एक कोशिश की गई थी कि आर्द्र भूमि का संरक्षण करने के लिए, तो 1975 में ये इन्फोर्स में आया था और ये लागू हुआ था 1975 में, ठीक है। और भारत भी इसका एक तरह से शुरुआती से ही, मतलब एक तरह से पार्टी है, ठीक है।
और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। हरियाणा में 2 आर्द्रभूमि है, 2 आर्द्रभूमि, जी हाँ, अभी हरियाणा में 2 आर्द्रभूमि जोड़ा गया है, एक तो गुड़गांव में सुल्तानपुर में, ठीक है, सुल्तानपुर, दूसरा झज्जर में है बिंडावास। रामसर सूची को शामिल किया गया है वो आर्द्रभूमि नेटवर्क को विकसित करने के लिए, आर्द्रभूमि नेटवर्क को विकसित करने के लिए, ओके। और आर्द्रभूमि का जो संरक्षण होता है वो 2017 के संरक्षण आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम या नियम के तहत होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जो आर्द्रभूमि है उस आर्द्रभूमि के बारे में प्रश्न दिया गया है। पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सा आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है। चिल्का है, केवलादेव है, हरिके है, लोकटक है, भूलर झील है। अब तो 46 हो चुका है, उसमें से क्या ये 6 कि 5? चिल्का तो ही है, पता है, केवलादेव वो भी है, हरिके झील पंजाब में है, लोकटक मणिपुर में है, भूलर भी है। तो ये सब के सब आपको पता होना चाहिए, आर्द्रभूमि के कन्वेंशन के तहत इसमें शामिल हैं। तो वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, IAS बनने के लिए आप प्रयास करते रहिए, और मेरी कोशिश बहुत अच्छी होगी कि आपको मैं तरह तरह के डिफरेंट सवालों से अवगत कराता जाऊं, जो आपके IAS में और आने वाले जो कंपटीशन के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके प्रति आपको रेडी करना है। तो आप इस चैनल में बने रह सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।